कई लोगों ने कई बार ये बात कही है, ये बात तंजन कही जाती है या इसमें सच्चाई है? कांग्रेस को राहुल गांधी में देश का भविष्य दिखता है। पार्टी आधिकारिक तौर पर कहे या ना कहे, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को उनमें नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकने वाला प्रधानमंत्री का दावेदार दिखता है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वो मणिपुर से मुंबई की न्याय यात्रा पर हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि बीजेपी खुले तौर पर राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बताने पर जुटी हुई है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं? लेकिन वोटर बीजेपी के पाले में क्यों चला जाता है फिर? क्या है सियासत का ये झोल? देखिए 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को डिकोड करने वाली सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा। जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ही इज सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट। उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाता है। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी बीजेपी के लिए एडवांटेज ही हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक चुनौती को लेकर यह कॉन्फिडेंस बीजेपी का है। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर। कांग्रेस को अधिकार है कि राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताने के बयान को खारिज करे और पलटवार करे। लेकिन क्या कांग्रेस को ठहर कर सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा बीजेपी क्यों कह सकी और बीजेपी ही क्यों कह सकी? यही बात तो ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी के लिए कही थी। आज के दीर्घदिन से हमने पार्लियामेंट एक बार ना तो राहुल गांधी सुविधा हमारा जो की नेता ना तो राहुल गांधी मुद्दा थाकले मोदी की क्या অন্য কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদি সবচেয়ে বড় পার্টি সম্পর্কে আমরা বুঝে নিই। সবচেয়ে বড় টিআর সরকার বলে। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पिछले हफ्ते बंगाल में थी। तभी ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। ये इंडी गठबंधन को जो झटका था वो था ही। क्या ये राहुल गांधी पर ममता के अविश्वास का स्टेटमेंट नहीं था? राहुल न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे, उससे पहले नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए में आ चुके हैं। सोचिए, मंगलवार को पूर्णिया में होने वाली राहुल गांधी की रैली में नीतीश कुमार शामिल होने वाले थे। नीतीश ने भी इंडी गठबंधन की उम्मीदों को जो झटका दिया वो दिया ही, लेकिन क्या ये राहुल गांधी पर नीतीश कुमार के अविश्वास का स्टेटमेंट नहीं था? बेशक बिहार और बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम सीधे राहुल गांधी से नहीं जुड़े। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के फैसलों में उनकी अपनी अपनी राजनीति है, राज्यों के समीकरण है। लेकिन याद कीजिए, 23 जून 2023 को जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की पहली बैठक हुई तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल को दूल्हा बनाने की कोशिश की थी। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चलें। क्या कुछ ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व संयुक्त विपक्ष को स्वीकार नहीं? क्या कुछ ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी राजनीतिक रूप से असहज होती नहीं दिखती? पर क्या इसका जवाब राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ को लेकर बना परसेप्शन है? क्या इसका जवाब राहुल गांधी की पॉलिटिकल मूव्स की टाइमिंग है जो कई बार सवालों के घेरे में आई? क्या इसका जवाब राहुल गांधी की राजनीति में जनता की नब्ज न पकड़ पाने के आरोप हैं, जैसे अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को गंवा देना? तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस
प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। क्या बीजेपी का विरोध करने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया जाना चाहिए था? क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी की तरह सिर्फ बंगाल के नेता है, जहां कई संसदीय सीटों पर मुस्लिम फैक्टर हावी है? क्या राहुल गांधी सीताराम येचुरी की तरह ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसकी विचारधारा में धर्म का विरोध है? क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरह यही बार बार नहीं दोहरा सकते थे कि मैं अयोध्या जाऊंगा? हिंदू जनमन को क्या कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा ऐसे ठुकरा सकता था? चलिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाने का फिर भी एक वैचारिक आधार है, लेकिन ये वही राहुल गांधी ही तो हैं जो मोहब्बत की दुकान का एडवर्टाइजमेंट जारी करते करते नरेंद्र मोदी के लिए पब्लिक मंच से क्या कह जाते हैं, ये भी सुनिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने विरोधियों को भी गले लगाने का विजुअल ट्रीटमेंट देने की कोशिश सीधे लोकसभा में की थी, जाकर प्रधानमंत्री के गले लग गए थे। लेकिन उनकी गंभीरता कुछ मिनटों में तब सामने आ गई थी जब प्रधानमंत्री को गले लगाने के बाद उनका आंखों का इशारा कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया था। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। दो 2024 में ये सवाल तो उठेगा ही कि राहुल गांधी ने 2004 से शुरू हुई अपनी संसदीय यात्रा में अपना कौन सा व्यक्तित्व गढ़ा। देश की जनता अब राहुल गांधी का नाम सुनती है तो वो कैसे नेता की तस्वीर अपने मन में उतारती है। राहुल गांधी के समर्थकों के लिए ये कह देना आसान है कि राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, लेकिन क्या भारत का मानस ये नहीं कहेगा कि ऐसा कैसा जनेऊधारी है जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है? ये बात सही है कि हिंदू दर्शन शरीर के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के साथ साक्षात्कार के स्तर पर जरूर पहुंचता है, लेकिन क्या उसकी अभिव्यक्ति वैसी हो सकती है जैसी पिछले साल राहुल गांधी ने की थी? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी कैजुअल लीडर होने का लेबल चस्पा कर सकी तो उसकी वजह कई रही। जैसे राहुल गांधी राजनीति के कई अहम मौकों पर विदेश यात्रा पर रहे। राहुल गांधी पर अपरिपक्व नेता होने का आरोप बीजेपी ने लगाया, उसका मौका खुद राहुल गांधी ने दिया। याद कीजिए 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी कैसे चौकीदार चोर है कि अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताकर ऐसे फंसे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी तक मांगनी पड़ी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट है सेड चौकीदार ने चोरी की है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए गौतम अडानी का नाम राहुल गांधी का फेवरेट है। वो जनता से यहां तक कह सकते हैं कि खर्च आपका, मुनाफा अडानी का। जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अडानी जी के जेब में पैसा जाता है। राहुल गांधी का यही अडानी विरोध तब बेईमानी नजर आती है जब कांग्रेस की तेलंगाना सरकार अडानी के साथ निवेश का समझौता करती है। राहुल गांधी की राजनीति का ऐसा विरोधाभास 2 सांसदों वाली पार्टी AIMIM को भी ये कहने का हौसला देती है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर हैदराबाद आकर चुनाव लड़ सके तो लड़ लें। कांग्रेस के लोग
बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ आओ, हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। भैया देखिए, राहुल गांधी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी विरोध में पत्रकार के विरोध का तेवर दिखा सकते हैं। हवा निकल गई, हवा निकल गई। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद के सांसद होने पर भी राहुल गांधी की जबान अटपटा सकती है। Unfortunately, I'm a member of parliament and वैसे राहुल गांधी के पास कांग्रेस की राजनीतिक विरासत है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी को ठहर कर सोचना होगा। सोचना होगा कि जननायक बता देने से कोई जननायक बन नहीं जाता। सोचना होगा कि जनता के बीच उनके राजनीतिक संदेश कैसे पहुंच रहे हैं, वरना बीजेपी के पास मौका तो है ही। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और मिशन 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी गेम चेंजिंग दांव चल सकते हैं। अंतरिम बजट में इसका खुलासा हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसके सामने 400 सीटों का लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा। ऐलान में कुछ ही वक्त बचा है। इस बजट कार्ड का कनेक्शन हर किसान परिवार के बैंक अकाउंट से है। ऐसी अटकलें तेज हैं कि सरकार किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ा सकती है, इसे 2 गुना तक कर सकती है। देखिए सवाल पब्लिक की तीसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दो 2024 के अंतरिम बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला बजट होगा, यानी नए संसद भवन में बजट की बोहनी होने वाली है। सूत्रों के हवाले से आई खबरों की माने तो इस बार के बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बम्पर सौगात मिलने वाली है। इनके लिए यह ऐसा शुभ लाभ बजट बनने जा रहा है जो उन्हें राम राज्य जैसा एहसास दिला सकता है। मीडिया में यह चर्चा गर्म है कि सरकार किसानों के लिए अपना खजाना खोल सकती है, चुनाव से पहले उनकी झोली भर सकती है। अब झोली कैसे भरे जाने की चर्चा है, इसको लेकर जरा अलग अलग अखबारों की इन सुर्खियों पर नजर डालें। सबसे ज्यादा चर्चा पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाए जाने की है। हर जगह यह खबर सूत्रों के हवाले से है, यानी सरकार कितना इजाफा करने जा रही है इसकी अभी सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं उठता ही नहीं है। हर तीसरे महीने मिलने वाली 6,000 की रकम को बढ़ाकर 9,000 रुपए किए जाने की चर्चा है, तो वहीं 6,000 को बढ़ाकर 8,000 रुपए किए जाने की भी कहीं कहीं मीडिया में चर्चा है। कहीं 6,000 रुपए की रकम को सीधे दोगुना करने की भी चर्चा है, तो कहीं महिला किसानों के लिए इसे 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की चर्चा है। जो जानकारी मिल रही है वो यही जानकारी मिल रही है कि जो छोटे किसान थे जिनको किसान सम्मान निधि के तौर पर 2,000 हर 3 माह में दिया जाता था, मतलब 6,000 रुपए एक साल में मिलते थे, अब उन किसानों को 8, 9 या हो सकता है कि सरकार और बढ़ाकर 12 भी कर सकती है। पीएम मोदी पहले ही दोहरा चुके हैं कि छोटे किसान उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान है, आदिवासी किसान है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि छोटे किसानों की उपज और वनोपज उसको महत्व मिले, उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। अब ये समझ लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आवंटन बढ़ाने से कितना खर्च होगा, कितनी रकम की जरूरत होगी। 2023-24 के बजट में पीएम किसान निधि के लिए अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब अगर सालाना 6,000 रुपए की मदद को 8,000 करने का फैसला होता है तो आवंटन को बढ़ाकर 88,000 करोड़ करना होगा। किसानों को अगर 9,000 रुपए सालाना मदद देने का फैसला हुआ तो ये आवंटन 99,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। रकम बड़ी है, लेकिन किसानों की झोली में सम्मान निधि गिरने का जितना बड़ा असर चुनावों पर होगा, उसे देखते हुए अंतरिम बजट में ऐसी घोषणा संभव है। इससे एनडीए के खाते में 75% तक किसान वोट जा सकते हैं और मिशन 400 पूरा हो सकता है। सब्सिडी बढ़नी चाहिए कि इसमें खाद बीज में
और पेस्टिसाइड के जितने भी कीटनाशक है दवाइयाँ, ये भी इनमें भी राहत होनी चाहिए। बहुत महंगी होती जा रही है। और किसान सम्मान निधि भी हमारी बढ़नी है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो। उम्मीद तो बहुत थी, फिर भी हो कि अच्छा पेमेंट हो रहा है आप जो हमारे यहाँ, और जी अच्छा ही करेगी जज भी हो, किसानों के लिए तो अच्छा ही कर रही है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि देश में कुल 4 जातियां ही हैं, वो हैं गरीब, किसान, महिला और युवा। तो जाहिर है कि अगर महिला किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफे की सौगात मिल जाए तो हैरानी नहीं होगी। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। सुना आपने, पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाने वाले 11 करोड़ से ज्यादा किसानों में महिला किसानों की भागीदारी 3 करोड़ की है। और अगर महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 9 से 12 हजार रुपए या जो भी रकम बढ़कर आए तो आखिर इसे हर परिवार पर ही खर्च होना है। महिलाओं का सशक्तिकरण अलग से होगा और वोट का पक्का इंतजाम अलग से। अब जरा ये आंकड़ा जान लीजिए जो बेहद दिलचस्प है। भारत की कुल श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स में महिलाएं 24% की भागीदारी रखती हैं और जीडीपी में महिलाओं का योगदान 17% का है। ज्यादातर महिलाएं खेती से जुड़े रोजगार में हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत में महिलाएं कुल लेबर फोर्स में आधी की हिस्सेदारी यानी 50% तक पहुंच जाए तो देश की जीडीपी 27% बढ़ सकती है और विकास दर 9% तक पहुंच सकती है। इसलिए जरूरी है महिलाओं को मजबूत बनाना और पीएम किसान सम्मान निधि इसका एक बड़ा जरिया बन सकता है। वो रकम सुनने में कम लगती है लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। जब किसान को जरूरत पड़ती है तो वो इस पैसे का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले अंतरिम बजट में मोदी सरकार महिलाओं को ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर के लिए आवंटन में इजाफा करने वाली है। इसमें एक है कोऑपरेटिव सेक्टर जिसमें महिलाएं छाती जा रही हैं। दूसरे सहकारी उपक्रमों को सशक्त किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता भारत के ग्रामीण जीवन का एक सशक्त पहलू बनकर सामने आए। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था और इसके लिए पिछले करीब 10 सालों में सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई। इसके तहत साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफर होती है। अब तक मोदी सरकार ने 11.5 करोड़ किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। 5 साल में कुल 15 किस्तें जा चुकी हैं। अब 16वीं की बारी है। 2019 के चुनाव में इससे बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ था। पार्टी ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया। गरीबों, किसानों, महिलाओं ने उसके पक्ष में जमकर वोटिंग की। इस बार लक्ष्य 400 प्लस सीटों का है। ये तभी मुमकिन है जब सरकार के समर्थन में आंधी चले। अगर मोदी सरकार सिर्फ महिला किसानों के लिए भी सम्मान निधि की रकम बढ़ाती है तो एनडीए को जबरदस्त चुनावी फायदा हो सकता है। पिछले आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। CSDS के आंकड़े के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले थे। ये 2019 के चुनाव में बढ़कर 36% तक पहुंच गया। इस बीच 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो यूपी में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले, जो उसकी बम्पर जीत की वजह बने। इसी से समझा जा सकता है कि महिला किसानों को अगर पीएम सम्मान निधि के तहत ज्यादा मदद मिली तो फिर चुनावों पर इसका क्या असर हो सकता है। काम बढ़िया कर दी सरकार। सरकार तो किसान बहुत बढ़िया है। रात को कंडे ले किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम कोई चले जाओ। बात सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है। उज्ज्वला योजना से लेकर मुद्रा योजना तक महिलाओं के नाम मोदी सरकार के वे बड़े काम हैं और अब कोऑपरेटिव के जरिए कई योजनाओं से महिलाओं को सीधे फायदा मिल रहा है। उन्हें रोजगार भी मुहैया हो रहा है। हमें आगे भी बढ़ना है, जीडीपी भी बढ़ाना है और ये 60% लोगों की समृद्धि बढ़ाकर उनको रोजगार भी देना है। तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव को मजबूत करना। 2014 के बजट में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, तो 2023-24 के बजट में ये 5 गुना बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। अब किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में इस बार क्या निकलेगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। साथ ही ये सवाल भी गर्मा रहा कि किसानों को कैश ट्रांसफर वाली मदद के लिए ज्यादा फंड कहां से आएगा।
दलील ये है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं घटाई, इसलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं है। देश के 14 करोड़ से ज्यादा किसानों में सीमांत किसान 85% हैं। इनकी आमदनी दोगुनी करने के एक्शन प्लान में एमएसपी की बड़ी भूमिका रही है। 2014-15 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2023 में 2183 रुपए पे पहुंच गया। वहीं गेहूं की एमएसपी 2014-15 के 1450 रुपए के मुकाबले अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल है। तो अरहर का एमएसपी 2014-15 के मुकाबले 4350 रुपए से बढ़कर 2023 में 7000 रुपए तक पहुंच गया। मूंग की एमएसपी 2014-15 में 4600 रुपए प्रति क्विंटल की थी, जो अब 8558 रुपए प्रति क्विंटल है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरह किसानों के खाते में ज्यादा रकम डाली गई और उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं गई। पहले बगैर स्वामीनाथन ने जितनी कही थी उससे उसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस बगैर आंदोलन के ही पूरी कर दी थी। तो किसान सेंट्रिक सरकार है। किसान को फसलों का वाजिब दाम दे, किसान को और सब्सिडी दे, उसके बच्चों को एजुकेशन फ्री दे, हेल्थ उसको फ्री दे। उन चीजों पर खर्चा बढ़ रहा है और सम्मान निधि एक प्रोपगंडा सरकार का है। किसानों के लिए बम्पर सौगात के साथ ही अंतरिम बजट को लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव की भी चर्चा तेज है। हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम जताई जा रही है कि सरकार टैक्स में नई छूट की घोषणा करे कि टैक्स स्लैब को बढ़ाए। माना जा रहा है कि मोदी सरकार टैक्स में छूट की जगह बजट में टैक्स बचत और टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने पर जोर देगी। कुछ ऐसे भी गेम चेंजर ऐलान हो सकते हैं जिसकी इस वक्त बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही, और मोदी सरकार ऐसा करके चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक वाला दांव चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। फ्रंट सीट पर बैठकर ईडी ने एक्सेलरेटर दबाया तो सरजी की धड़कनें बढ़ गईं। वो बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि जिन पर आज शिकंजा कसा गया उनमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 वर्तमान मुख्यमंत्री शामिल हैं। ये लोग सरजी की सहयोगी पार्टियों के नेता हैं। कुछ की तो जेल जाने की नौबत आ गई है, तो क्या अगला नंबर सरजी का भी हो सकता है? आपको सवाल पब्लिक का की चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। दायित्व कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जब एक सीएम भी ट्रेसलेस हो गया, नॉट रीचेबल हो गया। ईडी वाले खोज रहे हैं सीएम सर कहाँ हैं? सीएम तो गायब है। सोचिए और समझिए कि क्या हाल हो गया है। दरअसल करप्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद इस देश में नेताओं की एक पूरी फौज ईडी के सामने ईडी दफ्तर में पंचकोसी जैसी परिक्रमा कर रही है। किसी की भावना आहत ना हो उसके लिए पहले ही क्षमा करें, लेकिन हालात बेहद नाजुक हैं और इसीलिए विशेषण भी नाजुक इस्तेमाल करने पड़े। एक सीएम घंटों नॉट रीचेबल रहा और 2 सीएम ईडी से जूझ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पटना का ईडी ऑफिस है और दूसरा दिल्ली का ईडी का दफ्तर। पटना में लालू जी से पूछताछ और दिल्ली में हुड्डा जी से पूछताछ। एक सीएम साहब तो गायब ही हो गए, अगले सीएम साहब का नंबर लगा हुआ है। सरजी का कलेजा बैठा जा रहा होगा ये सब देखकर, लेकिन फिर भी सरजी शायद भागने भूगने की गलती ना ही करें। लेकिन क्या होगा ये तो ईडी वाले जाने, नहीं तो राम लला। फिलहाल आप पटना की तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है। कल सत्ता गई, आज ईडी सवालों का बंडल लेकर खड़ी है। मिनट बीता, घंटा बीता, पहर बीता, दिन बीतने वाला है, लेकिन सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। लालू जी का परिवार, लालू जी के बाल बच्चे, लालू जी के करीबी बिजनेसमैन पर ईडी वाले आरोप क्या लग रहे हैं, इसकी पूरी कहानी अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले कल तक हरियाणा की आन बान और शान जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी स्कैन क्यों कर रही है वो जान लीजिए। ये मामला 2004 से 2007 के बीच का है। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार की तरफ से 200 से ज्यादा किसानों की
100 एकड़ की जमीन के अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किया गया। आरोप है कि किसानों को कम दाम में जमीन जाने का डर दिखाकर बिल्डर्स ने 100 करोड़ रुपए में उनकी जमीन खरीद ली, जबकि इन जमीनों की कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए बनती थी। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई पहले ही केस दर्ज कर चुकी है और 200 से ज्यादा किसानों के बयान भी सीबीआई ने दर्ज किए हैं। इस मामले में ईडी की एंट्री फरवरी 2021 में हुई और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए ईडी ने जांच तेज कर दी। अब जरा पटना का हाल देखिए। पावर पैक्ड एक्शन। ईडी दफ्तर के बाहर लालू यादव और उनके समर्थकों का हुजूम। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पूछताछ के लिए पेश हुए, मगर उनके समर्थकों ने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे वो किसी सम्मान समारोह में जा रहे हों। हद तो तब हो गई जब भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने ईडी दफ्तर के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी वहां पहुंची। वो अपने पिता के साथ ईडी दफ्तर के अंदर जाना चाहती थी, मगर उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। काफी सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, जो इतने लंबे समय तक वो बैठ भी नहीं पाते हैं, बार बार उनको वॉशरूम जाना होता है। अब किस तरह से अंदर वो मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अंदर एक बारी उनसे बात करने की कोशिश की थी, बट मुझे अनुमति नहीं मिली। आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, मगर पहले आप ये समझ लीजिए कि जिस लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव की पेशी हुई, आखिर वो मामला है क्या। दरअसल सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 तक जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस दौरान लैंड फॉर जॉब स्कैम किया गया। आरोप है कि इस दौरान लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई गई। ये जमीन रेलवे में नौकरी दिलवाने के बदले लोगों से कौड़ियों के दाम पर ली गई और नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। आरोप है कि लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल की, जबकि उस वक्त सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, इन जमीनों के पैसे का भुगतान कैश में किया गया ताकि घोटाले में किसी तरह के सबूत ही ना मिले। यानी सरल शब्दों में कहें तो लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन ली। जब जांच हुई तो इस बड़े घोटाले का पता चला। पहले सीबीआई और उसके बाद ईडी की एंट्री इस मामले में हुई। लंबी पड़ताल के बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया और कोर्ट में घोटाले से जुड़े सभी सबूत होने का दावा किया, मगर लालू परिवार सारे सबूतों और दावों को नकारते हुए इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी कि बदले की राजनीति बता रहे हैं। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के कुछ ट्वीट्स देखिए। ये सारे ट्वीट्स उन्होंने आज सुबह ही किए हैं। रोहिणी ने लिखा कि अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स। अब रोहिणी का ये ट्वीट भी देख लीजिए। बदले की भावना से इतनी ग्रसित हो चुकी हैं फांसीवादी ताकतें कि स्वास्थ्य और उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण बिना किसी सहायक मदद के चलने में होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे हमारे हीरो, हमारे पापा, गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के महानायक परम आदरणीय लालू जी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का अमानवीय कुकृत्य कर रही है। एक कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, वो बस दौड़ता चला जाता है। कुछ दिन पहले लालू यादव की बैडमिंटन खेलती हुई ये तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीरों में वो पूरी तरह से स्वस्थ भी दिख रहे हैं, मगर लालू यादव की बेटी उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ अलग ही बातें बोल रही हैं। इन बातों को छोड़ भी दें और मान भी लें कि लालू यादव बेकसूर हैं, तो फिर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने से डर कैसा। हालांकि जब जब लालू परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा है, तब तब अक्सर इसी तरह की बयानबाजी होती रही है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना। लालू फैमिली के बाद ईडी के शिकंजे में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बारे में भी थोड़ी बात कर ही ली जाए। आज सुबह दिल्ली में ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के घर पर पूछताछ के लिए पहुंचे, लेकिन सोरेन वहां नजर ही नहीं आए। फिर ईडी ने हेमंत सोरेन के ड्राइवर से उनके बारे में पूछा, मगर वो भी कहाँ कुछ बोलने वाला था। अरविंदर जी, आप हेमंत सोरेन के ड्राइवर हैं, आप यहाँ पर क्या पता लगाए अंदर हैं? मैं ड्यूटी में नहीं था, कल भी नहीं था। तो अभी क्या करने आए यहाँ पर आप? ये कौन है? ये ईडी वाले हैं।
आधे दिन तक तो यही पता नहीं चला कि हेमंत सोरेन है कहां। फिर अचानक से खबर आई कि अब हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी की जांच में शामिल होंगे। उनके मुख्यमंत्री दफ्तर से आए मेल में ईडी को ये जानकारी दी गई। साथ ही खबर तो ये भी है कि जब ईडी के अधिकारी सोरेन के घर पर छापा मार रहे थे, उस वक्त सोरेन दिल्ली के नामी वकील से मुलाकात कर रहे थे। और माना जा रहा है कि ये मुलाकात भी इसी मामले को लेकर है। अगर हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा तो उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर पहले ही वो अपने लिए किसी काबिल वकील को नियुक्त करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन से झारखंड भूमि घोटाला केस में पूछताछ हो रही है। दरअसल ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। इस मामले में सबसे पहले रांची के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से जो दस्तावेज मिले, उनकी बारीकी से जांच की गई और फिर ये कड़ियां हेमंत सोरेन तक पहुंची। इस मामले में ईडी हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेज चुकी है। पहला समन पिछले साल 8 अगस्त को भेजा गया था। उसके बाद लगातार 10 बार समन भेजे गए, मगर हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश ही नहीं हुए और अब उनकी तरफ से पेशी के लिए 31 जनवरी की तारीख दी गई है। एक आदिवासी, एक युवा मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए आप जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां पीछे जाएंगे। आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप झारखंड के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, झारखंडियों के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईडी की टीमें सुपरसोनिक स्पीड से अपने काम में जुटी दिख रही हैं। भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की कई बार बात कह चुके हैं, फिर चाहे वो संसद में हो या फिर लाल किले पर। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब सरजी भी थोड़ा घबराए हुए हैं। उन्हें भी ईडी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, मगर अभी तक वो जांच में शामिल नहीं हुए। ये मामला दिल्ली के शराब घोटाले का है, वही घोटाला जिसके आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जेल में है। अब सरजी से पूछताछ हुई है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 4 बार समन भेजा जा चुका है, मगर हर बार किसी न किसी बहाने से केजरीवाल जांच में शामिल होने से बच रहे हैं। हो सकता है कि सरजी को गिरफ्तारी का डर सता रहा हो, क्योंकि संजय सिंह को भी इस मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक और जरूरी बात, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि सरकार राजनीतिक बदले के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है, मगर एक बार ईडी के कन्विक्शन रेट पर भी नजर डालते हैं। ईडी ने 2023 में ये डेटा जारी किया था, जिसके मुताबिक जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सिर्फ 3% मामले ईडी के पास दर्ज हैं, जिनमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। जनवरी 2023 तक ऐसे 25 मामलों का ट्रायल पूरा हो चुका था और इन 25 में से 24 मामलों में आरोप सही साबित हुए थे, जिसके आधार पर ईडी ने दावा किया कि उनका कन्विक्शन रेट 96% के करीब है। मतलब साफ है, अगर करप्शन किया है तो देर सवेर ईडी तक बात पहुंच ही जाएगी और ईडी को पता चला तो फिर जेल जाना तय है। इसीलिए एक बड़े खेमे में खलबली है। जिस वक्त उस खेमे को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लुटना था, उस वक्त उसके नेता या तो नॉट रीचेबल हो जा रहे हैं या फिर ईडी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। सवाल